गुड़ियों से नहीं, तीर और तलवार से खेलती थी। हमारे देश की एक ऐसी वीरांगना जिससे मुगल थर्राते थे, एक ऐसी बहादुर और साहसी महिला जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी और जीत भी हासिल की और न्यौछावर भी कर दी अपनी जान देश हित के नाम। नमस्कार, मैं हूं और इतिहास में आज के अंश में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका पराक्रम अनेक राजाओं को भी मात देता है, जिनकी वीरता और साहस की कस्में आज भी लोग खाते हैं और उनका नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये प्रमुख रूप से कुछ बातों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा था। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश छतरपुर में अब स्थित है, उसके बिल्डर थे और वर्तमान में ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। इनके नाम की तरह ही इनका तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। दुर्गावती को वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का बहुत शौक था और वो अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार में भी जाती थी और साथ ही उन्होंने अपने पिता से राज्य के कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वो अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाती थी। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर गर्व था क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थी और इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य राजकुमार की तलाश शुरू कर दी थी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके राजपूत ना होकर गोंड जाति के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह, जो कि गढ़ा मंडला के शासक थे, वर्तमान में ये जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित है। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर उन्हें भूप बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेर शाह सूरी के लिए ये करारा जवाब था जब उसने सन 1545 को कालिंजर पर हमला किया था। शेर शाह बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी वो अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, लेकिन एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। इसके बाद सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। अब चूंकि राजकुमार की आयु बेहद छोटी थी तो रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य के शासक बन गई। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य का शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ किला, जो कि वर्तमान में दमोह जिले के पास स्थित सिंग्रामपुर में है, उसको चौरागढ़ किला, जो कि वर्तमान में नरसिंह जिले के पास स्थित है, गाडरवारा में, वहां स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ियों, जंगलों और नालों के बीच स्थित कर इसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे सीखने की एक उदार संरक्षक थी और एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को बनाने में कामयाब रही। उनके शासन में राज्य की मानो शक्ल ही बदल गई। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण किया।
उस समय उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न हो गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद 1556 में सुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी का बेटा बाज बहादुर कला का एक महान संरक्षक था और उसने अपने राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, ये सोचकर कि वो एक महिला है, उनका राज्य आसानी से छीना जा सकता है। लेकिन हुआ उसका उल्टा। रानी दुर्गावती ने बेहद बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और जीता भी। युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता में बहुत वृद्धि हुई। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत ही संपन्न था, यहाँ तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा करने लगी थी और इस तरह उनका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। फिर अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो असफ खान के नाम से जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य में थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा आसफ खान के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां भाम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। असफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने ये मांग अस्वीकार कर दी। तब अकबर ने असफ खान को मंडला में हमला करने का आदेश दे दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में असफ खान ने हमला करने का निर्णय किया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में सुना, तब उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है, और फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला लिया। उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नराई नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर से नर्मदा और गौर नदियों के बीच स्थित था। ये एक असमान लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ भीड़ थी और दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास इस लड़ाई में शहीद हो गए। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद नेतृत्व करने का फैसला लिया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया, तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए और एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद रानी दुर्गावती विजयी रही। वे मुगल सेना का पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ गई। इस युद्ध के बाद रानी को जीत हासिल हुई। समय बीता और 2 साल बाद सन 1562 में असफ खान ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोग आराम से रहते हैं, लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आई। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। इससे पहले की लड़ाइयों में रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने को मजबूर किया और हराया था, लेकिन इस बार वे घायल हो चुकी थी और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब भी रानी विचलित नहीं हुई और अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। 24 जून सन 1564 को लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया
और वे होश खोने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गर्दन में चुभे तीर को निकाला और फिर लड़ाई में जुट गई। वो लड़ती रही और फिर इस लड़ाई के दौरान ही एक और तीर ने उनके गर्दन को छेद दिया। उस तीर को भी रानी ने बड़े ही साहस के साथ निकाल तो दिया, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि अब वो ये लड़ाई जीत नहीं सकेंगी। उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और कहा कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को खुद समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, लेकिन उस सैनिक ने अपने शासक को मारना सही नहीं समझा और उसने रानी को मारने से इनकार कर दिया और अपनी इस गुस्ताखी के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि रानी, आप चाहें तो मुझे मृत्यु दंड दे दें, लेकिन मैं आप पर तलवार नहीं उठा सकता। रानी दुर्गावती सिर्फ साहसी ही नहीं, भावात्मक भी थी। उन्होंने अपने सैनिक के भाव को समझा और फिर स्वयं अपनी ही तलवार अपने सीने पर मार ली और इस तरह वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। श्रोताओं, इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए भी एक बार फिर युद्ध से पीछे नहीं हटी और अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ती रही। अपनी मृत्यु से पहले रानी दुर्गावती ने तकरीबन 15 साल तक शासन किया। अपने जीते जी उन्होंने अपने राज्य को समृद्धि से भरा और अपने जाने के बाद वीरता और साहस का पर्याय बन गई। रानी दुर्गावती के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है और उनके सम्मान में बहुत सी जगहों का निर्माण हुआ। रानी दुर्गावती के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर के विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 जून 1988 में उनकी मृत्यु के दिन एक डाक टिकट जारी की। रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य भी है। जबलपुर में मदन मोहन किला स्थित है, जो कि रानी दुर्गावती का उनकी शादी के बाद निवास स्थान था। इसके अलावा रानी दुर्गावती ने